हेलो एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। आप सभी लोगों ने खेतों में हल, हसिया या खुरपी देखी होगी। आखिर ये हम प्रयोग कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं? चलिए उससे जानने से पहले हम ये जानते हैं कि किसी भी मनुष्य को कार्य करने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है, और वो ताकत आखिर मनुष्य के पास आती कहाँ से है? खाने से। लेकिन एक बहुत बड़ी जनसंख्या को यदि हमें खाना देना हो तो हम वो कैसे उत्पाद करेंगे अब अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि इसी बड़ी जनसंख्या का पेट पालन करने के लिए ही हमको फसल प्रबंधन एवं उसके उत्पादन को जानना बहुत आवश्यक है। 10,000 BCE तक लोग नोमैडिक थे, बंजारे थे, यहाँ से वहाँ घूमते थे खाना और शेल्टर ढूंढते हुए। वो कच्चे फल और सब्जियाँ खाया करते थे और फिर उन्होंने जानवरों का शिकार करना भी शुरू कर दिया। और एक समय के बाद वो एक भूमि पर रुककर वहाँ पर गेहूँ या चावल उगाया करते थे और इसी से ही कृषि एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। अब क्वेश्चन ये आता है कि फसल क्या होती है, क्रॉप क्या होती है? तो एक ही किस्म के पौधों को बहुत बड़े एरिया में लगाने को ही फसल कहते हैं, जैसे गेहूँ की फसल, चावल की फसल, बाजरे की फसल। अब फसल तो बहुत प्रकार की होती हैं, जिसमें अनाज भी आता है, भी आते हैं, फूल भी आते हैं और आपकी सब्जियां भी आती हैं। लेकिन हम अगर भारत की बात करें तो भारत की जो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे कि तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई, वर्षा हो गई, इसकी वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर फसल अलग अलग प्रकार की भी होती है। भारत में 2 किस्म की फसलें पाई जाती हैं, एक खरीफ की फसल और एक रबी की फसल। खरीफ की फसल मुख्यतः वर्षा के मौसम में बोई जाती है और ये फसल जून से लेकर सितंबर तक लगी रहती है, जिसमें कि मक्का हो गया, सोयाबीन, मूंगफली, कपास और आपका चावल रहता है। वहीं रबी की फसल थोड़ा सा शीतकाल यानी कि विंटर सीजन में अक्टूबर से मार्च तक लगाई जाती है, जिसमें कि गेहूँ, चना, मटर, सरसों, लिनसीड भी होती है। अगर हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करें तो उसमें बहुत सारे चरण इंक्लूडेड होते हैं। सबसे पहला चरण होता है इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, अर्थात मृदा को तैयार करना। दूसरा होता है सोइंग, अर्थात बोना। तीसरा होता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मतलब उर्वरकों को और खाद को डालना। फिर होता है इरिगेशन या सिंचाई। फिर होता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स यानी कि नराई। फिर होता है हार्वेस्टिंग, मतलब फसल काटना। और आखिरी होता है स्टोरेज यानी कि भंडारण। अब हम एक एक करके इन सबको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला चरण होता है मृदा को तैयार करना। अब मृदा को तैयार करने के लिए क्या किया जाता है कि एक हल के माध्यम से, अब ये कार्य जो है ये मशीन के माध्यम से भी हो सकता है, बैल के माध्यम से भी हो सकता है और डायरेक्टली किसान स्वयं भी कर सकता है। तो एक हल के माध्यम से या एक मशीन वाले हल के माध्यम से क्या किया जाता है, सारी की सारी मृदा की जो ऊपरी परत है उसको पलट दिया जाता है। इसी को ही हम कहते हैं टिलिंग, प्लोइंग या खेत जोतना, जुताई भी कहा जाता है। करते क्यों हैं आखिर? इसके 3 कारण हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला कारण है कि जो जड़ें हैं वो गहरी अंदर तक जाने को उनका मौका मिले, ताकि वो पानी और अच्छे अच्छे मिनरल्स को खोज पाएँ। फर्स्ट है रूट पेनिट्रेशन। दूसरा है कि जो मृदा है उसको भी हवा चाहिए, तो उस मृदा को हवा लगे, इसीलिए खेत को जोता जाता है, यानी कि सेकेंड पॉइंट हो गया सॉइल ब्रीद कर पाए। थर्ड होता है खाद और मिनरल्स, यानी कि जो खनिज हैं और जो खाद है वो काफ़ी नीचे सेटल हो जाती है, उसको वापस खोद के वापस ऊपर लाया जाता है, फिर ऊपर वाली को नीचे ले जाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिनरल्स एंड ह्यूमस के लिए की जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी मृदा होती है वो जब एक फसल लगी होती है उसके बाद उसमें थोड़ी गांठें पड़ जाती हैं, जिनको हम क्रम्स कहते हैं, और इन क्रम्स को तोड़ा जाता है ताकि मृदा की गांठें जो हैं वो वापस से एकदम चिकनी मृदा बन जाएं। और उसके बाद पूरे के पूरे खेत को समतल किया जाता है, लेवलर के माध्यम से लेवल्ड किया जाता है। अच्छा, खेत जोतने से पहले कभी कभी जो है हम खाद को भी ऐड कर देते हैं। ऐसा तब किया जाता है जब हमें ये महसूस हो कि हमारी जो मृदा है उसमें खाद की काफ़ी हद तक कमी हो चुकी है। अब इस प्रकार से मृदा को तैयार करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हल की, अब हल लकड़ी का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है और मशीनीकृत भी हो सकता है। अगला चरण आता है बीजों को बोना, सोइंग। अब इस कार्य को करने के लिए परंपरागत तरीका तो कुछ ऐसा था कि एक फनल या कीप ली जाती थी और उसके अंदर बीज डाल दिए जाते थे और वो बीज को फिर धीरे धीरे करके पूरे खेत में लगाया जाता था।
पर अभी जो एक नया तरीका चला है उसको हम बोलते हैं सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक पांचा जैसा होता है, आप लोगों ने खेत में देखा होगा। ये सीड ड्रिल में क्या होता है, इसमें बीज भरे जाते हैं और ये बिल्कुल गहराई में जाता है बीज को छोड़ के और वापस आ जाता है। तो वो जो बीज है वो मृदा से ढक जाते हैं ताकि जो चिड़ियाँ हैं उनको चुग के ना ले जाएं। और इससे हमें एक और बेनिफिट मिलता है कि सारे बीज जो हैं वो यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस और इक्वल गहराई पर जाकर सेटल हो जाते हैं। तो एक जगह ओवर क्राउडिंग नहीं हो जाएगी, ये इसका सीड ड्रिल का बहुत बड़ा एक बेनिफिट होता है। अगला चरण हमारा होता है इसी खेत में जिसमें बीज बोए हैं, इसमें खाद और उर्वरक डालना। अब खाद और उर्वरक की आवश्यकता पड़ती क्यों है? क्योंकि हमारी मृदा को कुछ पोषक तत्व चाहिए जो उसमें प्राकृतिक रूप से उपस्थित कभी कभी नहीं होते, तो उनको हम बाहरी रूप से ऐड कर देते हैं। अब लगातार जब आपके खेत में जुताई होगी, उसमें नई नई फसलें लगेंगी, तो समय के साथ क्या होता है कि वो पोषक तत्व की कमी उसमें अधिक हो जाती है। तो उनको रिप्लेनिश करने के लिए, वापस उसमें लाने के लिए हमें मैन्योरिंग करनी पड़ती है, अर्थात खाद डालनी पड़ती है। अब मैन्योर होता क्या है? मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक पदार्थ है जिसका उत्पादन किसी भी जानवर या पेड़ पौधों के अपघटन से होता है। तो फिर उर्वरक क्या होते हैं? उर्वरक वैसे ही काम करते हैं जैसे कि हमारा खाद काम करता है, परंतु ये केमिकल रसायनों से बने हुए होते हैं। उदाहरण यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK जिसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम भी कहा जाता है। एक और तरीका है जिससे कि हम हमारे मृदा में पोषक तत्वों की वापसी कर सकते हैं और उसे बोलते हैं हम क्रॉप रोटेशन। इस क्रॉप रोटेशन का एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि कुछ किसान क्या करते हैं। जैसे इस सीज़न अगर आपकी फसल में दाल लगी है या मटर लगी है, तो मृदा का जितना भी नाइट्रोजन है वो सारा का सारा अवशोषित हो जाता है। तो अगले चक्र में ये क्या करेंगे, गेहूँ लगा देंगे ताकि सारा नाइट्रोजन वापस मृदा में अवशोषित हो जाए। इस प्रकार से क्रॉप रोटेशन किया जाता है। और ऐसे ही आपने एक जीवाणु का नाम सुना होगा जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो आपके वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन है उसको मृदा में फिक्स करने का काम करता है। अच्छा, खाद के हमारे पास क्या एडवांटेजेस हैं? अगर आप खाद डालते हैं तो आपकी मृदा की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अर्थात पानी को अवशोषित करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। आपकी सॉइल पोरस बनती है अर्थात छिद्रों की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण जल और वायु का एक्सचेंज बढ़ जाता है मृदा के अंदर। और आपके इसमें बहुत सारे फ्रेंडली माइक्रोब्स भी पैदा होते हैं, अर्थात आपके बहुत सॉइल को हेल्प करने वाले जीवाणुओं का भी जन्म होता है। अगला चरण है सिंचाई, इरिगेशन। सभी जीव जंतुओं को जीवन यापन करने के लिए पानी बहुत आवश्यक है, उसी प्रकार से फसल को भी आवश्यक है। और ये पानी इस फसल को पाला और गर्म हवाओं दोनों से बचाने का कार्य करता है। अब सिंचाई होता क्या है? नियमित अंतराल पर फसल को दिए जाने वाले पानी की सप्लाई को ही सिंचाई कहते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। अब इस सिंचाई के स्रोत क्या होते हैं? बहुत सारे हैं, जैसे कि आपके डैम हो गए, बांध, नहर, झील, पोखर, ट्यूबवेल, कुएं, ये सारे के सारे स्रोत हैं। अब इनमें कुछ तो आपके परंपरागत तरीके थे, उदाहरण के लिए पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली, राहत या लिवर सिस्टम, और कुछ आपके आधुनिक या मॉडर्न तरीके हैं जिसमें दो आते हैं, एक है स्प्रिंकलर सिस्टम और एक है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए आपने खेतों में देखा होगा कि एक पाइप लगे होते हैं, उनमें गोल घूमने वाला चक्का लगा होता है और जब उसे चला देते हैं तो वो चारों ओर फव्वारे की तरह बौछार करता है खेत में। और दूसरा होता है ड्रिप सिस्टम, जिसमें कि एक पाइप में छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं डायरेक्टली जड़ों के ऊपर, और एक बार में सारा का सारा जल भर देने से फसल नष्ट भी हो जाती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी पूरे दिन उसमें पड़ता रहता है और आपकी फसल नष्ट भी नहीं होती और पानी की भी आपूर्ति हो जाती है। इसका अगला चरण आता है नराई। नराई किसकी की जाती है? खरपतवारों की। ये खरपतवार होते क्या हैं? कुछ अनवांछित पौधे भी हमारी फसल के साथ उग जाते हैं, उनको हटाना ही नराई या वीडिंग कहलाया जाता है। अच्छा, इन्हें हटाना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि फिर ये हमारी मुख्य फसल के साथ पानी, खनिज, जगह और प्रकाश के लिए लड़ाई करते रहते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारा दिया हुआ पानी, फसल के लिए दिए हुए पोषक तत्व कोई और पौधा ले जाए जिसके लिए हमें ज़रूरत भी नहीं है। और काफ़ी बार तो ये इस प्रकार के खरपतवार जानवर और मनुष्य के लिए हानिकारक भी होते हैं, जहरीले होते हैं।
तो इनको निकालने का अलग अलग तरीके होते हैं। काफ़ी बार इसे सीड ड्रिल से निकाल दिया जाता है, खुरपी से निकाल दिया जाता है, जुताई के टाइम हटा दिए जाते हैं, और काफ़ी बार इनके लिए रासायनिक उत्पाद जैसे कि खरपतनाशियों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए 2,4-D का छिड़काव करते हैं। अगला चरण आता है आपका हार्वेस्टिंग यानी कि फसलों की कटाई। अब ये फसलों की कटाई मनुष्य मैनुअली भी कर सकता है, हंसिया के माध्यम से, या मशीनों के माध्यम से भी किया जा सकता है, हम जिनको हार्वेस्टर कहते हैं। और फसल को काटने के बाद बीजों को शाफ्ट से यानी कि भूसी से अलग किया जाता है, जिसके लिए हम कंबाइन नामक एक मशीन का प्रयोग करते हैं, और इस प्रक्रिया को थ्रेशिंग या गाहना भी कहते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे किसान होते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े खेत नहीं होते, तो उन्हें कंबाइन नामक मशीन नहीं खरीदनी पड़ती, और वो विनोइंग की प्रक्रिया से, जिससे सूप छानने को कहते हैं, और विनोइंग की प्रक्रिया से जिससे सूप का प्रयोग किया जाता है, ऐसा करके वो अपने बीजों को अलग कर लेते हैं। और इसका अंतिम चरण आता है भंडारण। अब जो भी हमने अपनी फसल उगाई है उसको आर्द्रता, कीड़े मकोड़े या चूहों से दूर रखने के लिए कहीं ना कहीं भंडारण उसका करना पड़ता है, परंतु ऐसा करने से पहले उसको सुखाना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आर्द्रता, मॉइस्चर उसमें रह गई तो वहीं पर ही उसमें फंगस लग जाएगी। और जब एक बार हम सुखा लेते हैं तो उनको बोरियों में भर के गोदामों में भर दिया जाता है, और अलग अलग आपके घरों में ही अगर कोई स्थान है तो उसमें रख दिया जाता है, जिसमें कि सूखी हुई नीम की पत्तियां डाल दी जाती हैं ताकि कोई भी विषाणुओं का या जीवाणुओं का आक्रमण उस पर ना हो। तो इस प्रकार से ये था आपका कि किस प्रकार से आपकी फसल को उगाया जाता है और उसका प्रबंधन किया जाता है। अब इस चैप्टर में एक आखिरी शब्द और है जिसे हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, क्रॉप को उगाते समय ही कुछ किसान भाई क्या करते हैं, अपने खेतों में या अपने घरों पर कुछ मवेशियां पाल लेते हैं, और कुछ मवेशियों को दूध के लिए करा जाता है, और कुछ लोग जो हैं अंडे के लिए, मीट के लिए भी पालते हैं। तो इस प्रकार के जानवरों के पालन को ही एक बड़े स्तर पर यदि किया जाए, जिसमें कि उन्हें प्रॉपर खाना मिले, शेल्टर मिले, ध्यानपूर्वक उनका केयर किया जाए, इसी को ही हम जो है एनिमल हस्बेंड्री का नाम देते हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ आपका चैप्टर समाप्त। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।